ठीक है, मैंने आवाज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग अपनी तरफ से आवाज म्यूट कर लीजिए, जब बोलना है तभी करना, ठीक है। चलिए, आज की जो द हिंदू पेपर में जो न्यूज है वो तो कोविड वैक्सीन को लेकर है, और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज जो पीआईबी है और एआईआर न्यूज है, वहां से हमने कलेक्ट की है कुछ न्यूज पहले। ठीक है, देखो मैसेज का ऑप्शन है, अगर आवाज कहीं प्रॉब्लम कर रही है किसी को। सर 3 टॉपिक रह गए थे। हाँ, 3 टॉपिक, उन्हीं की हम बात करेंगे। पता है मुझे। एक है टॉपिक प्लास्टिक पार्क, ठीक है। प्लास्टिक पार्क की बात हो रही थी, तो प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, कुछ आइडिया है इसका? सर उड़ीसा में। उड़ीसा में, यस। जो प्लास्टिक पार्क है उसकी हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले प्लास्टिक पार्क। देखो, प्लास्टिक पार्क इंडिया में ऐसा पहला पार्क है जो इस तरह से बनाया जा रहा है। तो बस सिर्फ इतना आप क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि प्लास्टिक पार्क का बनाने का पर्पस क्या है ना। प्लास्टिक पार्क का बनाने का पर्पस क्या है, 2 चीजें समझना है। पहला ये कि प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, लोकेशन यानी स्थान। और दूसरी बात, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है इसका, है ना। तो ये 2 बातें यहाँ पे मेन समझनी है कि प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है उड़ीसा में, यानी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में बनाया जा रहा है। और अच्छा, उड़ीसा में बनाए जाने का कुछ रीजन बता सकते हैं? बायोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटल, कुछ ऐसा उड़ीसा में ही क्यों? और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। तो पहले तो प्लास्टिक पार्क से बहुत देर तक आपको समझ में नहीं आएगा ये है क्या, है ना। तो सीधे सीधे है इसका मैं बताता हूं कि प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, यानी प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन करना और उन्हें निर्यात करना, या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के मार्केट को पुश करना, ठीक है। तो सीधा सीधा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड पुश प्लास्टिक रिलेटेड मार्केट, ठीक है, एंड पुश प्लास्टिक रिलेटेड मार्केट, ये चीजें हैं, ठीक। तो सीधा सा है कि जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का कोई बोतल है, यानी जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत में पहला पार्क ऐसा खोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक तो हम प्लास्टिक को डिमोरलाइज कर रहे हैं कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, एक तो हम ये कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पार्क भी बना रहे हैं। 3-4 बातें, 2-3 बातें और हैं कि उड़ीसा में क्यों, पहली बात। सेकंड है, जब हम प्लास्टिक के यूज को मिनिमाइज कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, यानी प्लास्टिक के यूज के इस्तेमाल को हम लोग कम कर रहे हैं, तो इसका बढ़ावा क्यों, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था उड़ीसा में ही क्यों, इंटरव्यू क्वेश्चन ही बन सकता है। उड़ीसा में हॉल रखने के 2 रीजन हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माइंड इतना फास्ट काम करता है कुछ नया जानने के लिए, तो वो अपने आप खुद को दिमाग में आ जाता है, वो रह जाता है, ये नोट करने की जरूरत नहीं होती। पहला ये है कि जो उड़ीसा का लोकेशन है वो वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टिविटी है, यानी कोस्टल रीजन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम उड़ीसा में कोई चीज प्रोडक्ट करते हैं तो इजिली वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, इजिली बाहर कंट्री कनेक्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट कि जब हम प्लास्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग दैट में बी कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन सराउंडिंग द रीजन्स। तो जब हम प्लास्टिक के बोतल बनाएंगे, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह पॉल्यूशन वहां पर होगा। तो हम उन रीजन से इसको कोस्टल एरिया पे रख रहे हैं ताकि ज्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन ऐसे उठपटांग होते हैं आपसे इंटरव्यू में, मेंस में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं। जब इस तरह से क्वेश्चन को आप रिलेट करते हो तो आपको समझ में आता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा है। यस सर, ओशनिक रिसोर्स में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी सर? ये प्रॉब्लम देखो, पहली बात तो यूज ऑफ प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, दैट इज नॉन। ये सबको पता है कि भाई जब हम प्लास्टिक का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ एक और निकल के आती है कि जो चीजें हिडन है यहाँ पे, क्या प्लास्टिक के प्रोडक्शन को पुश करना चाहिए, क्या प्लास्टिक के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए? तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है और दूसरा इन्वायरमेंट फैक्टर है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लैश करती हैं तो मुश्किल हो जाता है कि अब इन्वायरमेंट फैक्टर को ज्यादा सपोर्ट करें, वरीयता दें, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर को। तो जब अभी क्या है कि जब पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक के यूज को बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्यों ना हमारा मार्केट भी बढ़ाया जाए। पहली बात है कि प्लास्टिक यूज इज नॉट द इको फ्रेंडली। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, अगर हम प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट मोर हैजार्डस। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप दोबारा से उसको, उसके प्रोडक्शन के, उसके यूज को आप इको फ्रेंडली की तरफ मोड़ सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे ये है ना, अगर ये बोतल है प्लास्टिक की, है ना, जैसे मान लीजिए कॉस्ट है, इसकी बोतल कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपए है। ठीक है, 10 रुपए में आदमी को पानी हम दे सकते हैं। क्या कांच की बोतल में, या फिर हम मिट्टी की बोतल में, या किसी मेटल की बोतल में, चाहे वो लोहा हो या किसी भी कॉपर हो, तो क्या हम लोहे की बोतल 10 रुपए में दे सकते हैं? नहीं। तो हमें इसकी जरूरत है, लेकिन अगर हम इसको रिसाइकिल कर दें ठीक से, है ना, और उसके जो बनाने का प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा नेचुरल हैजार्डस ना हो, यानी प्रकृति को लॉस ना करे, ये ऐसा है। मतलब हमें जो भी पॉल्यूशन है उसको मिनिमाइज करना है, पॉल्यूशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्योंकि हम पानी भी, एक इंसान को 10 रुपए में पानी भी पिलाना है। देखो, बिस्लरी का ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कभी सोचना आप लोग। तो 10 रुपए में पानी भी पिलाना है उसको, मजबूरी है, क्या करेंगे? अभी में 10 रुपए में लोहे की बोतल देंगे नहीं बना के। तो क्या होता है, जब दोनों चीजें पैरेलल हो, इकोनॉमी भी, है ना, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, तो हम एनवायरनमेंट के साथ ये कर सकते हैं कि कम हानिकारक हो तो वो स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप एक तरफ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में कि हम प्लास्टिक को, या पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को डिमोरलाइज कर रहे हैं कि यूज नहीं करना है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें इकोनॉमी फैक्टर भी देखना पड़ेगा, हमें उसकी डिमांड भी देखनी पड़ेगी, हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी। आज आप सोचिए, आज आप प्लास्टिक हटा दोगे तो क्या है, मतलब आप ये समझिए कि छोटा मेडिसिन, मतलब समझिए बिस्किट से लेकर मेडिसिन का कोई भी चीज है वो कहीं की प्लास्टिक के फॉर्म में आ रहा है। कितनी चीजें हैं जो कागज के फॉर्म में आ रही हैं। तो देयर इज नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। कागज भी लेंगे तब भी उससे फॉरेस्ट को लॉस होगा, प्लास्टिक लेंगे तब भी लॉस होगा। बस ये है कि हम उसको कैसे रीयूज कर सकें, रिसाइकिल। पता है ना ये 3R सिस्टम, 3R सिस्टम। आवाज आप रखिए अपनी, 3R सिस्टम, ये आपको पता है? माइक बंद करवाइए।
एक ना का माइक अपना थोड़ा सा बंद रखिए, म्यूट कर लीजिए, जब पूछना हो तो ना, ठीक है? एक ना ईगर। ओके ओके। क्योंकि आवाज डिस्टर्ब करती है बाकी लोग। तो 3R सिस्टम अगर हम करते हैं, 3R सिस्टम आपको पता है ना? 3R का मतलब एक R का मतलब है रीयूज, है ना? रीयूज, रीयूज। ठीक है, रीयूज। उसके बाद है रिड्यूस, रिड्यूस। उसके बाद है रिसाइकिल, रिसाइकिल। 3 वर्ड है इसमें, ठीक है? रीयूज का मतलब है दोबारा उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, है ना? पुनः उपयोग। और रिड्यूस का मतलब है उसका क्या बोलते हैं उसको, कचरे की कमी, है ना? कचरे में कमी, कचरा कम से कम हो, कचरे में कमी। और नेक्स्ट है इसमें रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण करना, पुनर्चक्रण। ठीक है, तो ये वर्ड है, ये ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द 3R सिस्टम। ठीक है, 3R सिस्टम। तो ये है, आपको क्लियर हो जाएंगे अब। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, 3R सिस्टम। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक पार्क क्या है और भारत सरकार क्यों उस पर फोकस कर रही है। भारत सरकार इसलिए फोकस कर रही है कि पूरे वर्ल्ड का मार्केट है जो जहां पर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और इसमें एक तो हमारा इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, है ना? जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, तो अगर हम खुद बनाएंगे तो हमारे इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे और हमें रेवेन्यू भी मिलेगा जब हम बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये था प्लास्टिक पार्क। अब प्लास्टिक पार्क से कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे BIS, BIS, BIS क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए BIS क्या है एक्चुअली। BIS क्यों न्यूज में है, कल के आया है, कल की न्यूज में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या फुल फॉर्म है इसका? ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका अभी क्या है, इसको पहला गेट फर्स्ट प्राइज, इसको पहला प्राइज मिला है, गेट फर्स्ट प्राइज, गेट फर्स्ट प्राइज, ये कह सकते हैं इसको जो है फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज फॉर द स्वच्छता पखवाड़ा। अभी एक स्वच्छता पखवाड़ा हुआ था, उसमें स्वच्छता पखवाड़ा। अब देखो स्वच्छता पखवाड़ा क्या है इसको समझिएगा आप लोग, कि स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है ये 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ओके, 16 फरवरी टू 28 फेब, 28 फेब, यहाँ इसको अवार्ड मिला, इसको प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज। देखिए स्वच्छता पखवाड़ा का मतलब यही है कि जो चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं, है ना, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, या जो स्वास्थ्य जो स्वच्छता है उसके बारे में कई सारे इनिशिएटिव लिए गए इंडिया के अंदर,
तो उसमें एक प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और उसमें पहला प्राइज मिला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा ये प्राइज स्वच्छ, हाँ बस ये बनेगा कि स्वच्छता पखवाड़ा कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो स्वच्छता पखवाड़ा 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होता है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो रह जाती है। हमारा जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, है ना, और चाहे फिर एक और मीडिया है, पता है आपको, एक और मीडिया है प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब सोर्स कह सकते हैं हम, प्रिंट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। प्रिंट सोर्स का मतलब है जो आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है। मीडिया का सोर्स का मतलब है जो आपके आज तक चैनल पे आ रहा है, एनडीटीवी पे आ रहा है, IBN 7 पे आ रहा है, इंडिया न्यूज पे आ रहा है ना, RS TV पे आ रहा है, दूरदर्शन पे आ रहा है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक और मीडिया है जो हम लोगों ने जनरेट किया, एक और सोर्स है, वो है टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को। टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे मैं मान लीजिए यूट्यूब पे क्लास बनाता हूँ, अगर रिकॉर्ड करके डालता हूँ, मैं लाइव क्लास लेता हूँ, तो ये बहुत डिपेंड करता है हम किस पर वीडियो बना रहे हैं, है ना, ये बात भी ध्यान रखना है। अब एक सोर्स ये भी है कि जो पर्सनल सोर्स है वो भी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। जैसे पहला प्लास्टिक पार्क बताया मैंने, शायद आपने हिंदू में इसको नहीं देखा होगा लेकिन PIB में था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी टॉपिक आपने द हिंदू में या फिर अदर सोर्स में नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके ऑडियंस कम है। अगर इसके ऑडियंस कम है तो वो इसको छापते ही नहीं, बोले यार क्या फायदा, पढ़ेगा तो कोई है नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, या ये लोग भी हैं, है ना, इन लोगों को भी देखा होगा आपने, ये बड़ा एक एडवर्स चेंजिंग आ रहा है इसमें। एडवर्स चेंजिंग का मतलब है बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे जो ऐसे थंबनेल लगाएंगे, आपको देख के क्लिक करने का मन करेगा। मतलब वो चीजें एग्जाम तक नहीं पहुंचा रही हैं, मतलब सीधे किसने क्या कहा, ऐसा उसने कहा, मतलब अट्रैक्टिव थंबनेल होते हैं उन लोगों के, तो वो कोई मतलब नहीं है। और ये भी लोग अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, सही बताएं तो ये भी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वही वीडियो डालते हैं जो ट्रेंड में है, जो ट्रेंड में है। कभी आपसे ये क्वेश्चन, मैंने सारी बातें क्यों की वो समझिए, इसलिए कि जो हमारा न्यूज का सोर्स है, ठीक है, जो न्यूज का सोर्स है वो अकॉर्डिंग ऑडियंस रिक्वायरमेंट दिया जा रहा है ना। ठीक, तो हम ये नहीं कहते कि जो रवीश कुमार कहते हैं वो बात मानो, लेकिन ये प्लास्टिक पार्क भी बताना जरूरी था मीडिया को, लेकिन मीडिया वही दे रही है। जो क्वेश्चन ये बनेगा, क्या लोगों तक जो वास्तव में न्यूज है वो सारी पहुंच पा रही है? क्या जो मीडिया है या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पर्सनल मीडिया है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है सही से? आप देखिए वीडियो कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं, है ना, किस टाइप के बनाए जा रहे हैं। हाँ, कुछ उसमें अच्छे मैसेज भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे मैसेज भी हैं, और ज्यादातर मैसेज जो दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, 2% कंटेंट उनका ठीक रहता है, मान लीजिए कोई डॉरी पे दिया या कोई सोसाइटी पे दिया, वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर कंटेंट अच्छे नहीं होते। ठीक, तो ये भी है, तो इस तरह से चीजें ये हिडन में रहती हैं, और ये एग्जाम पूछता है आपसे, है ना, ये एग्जाम पूछ लेता है। अब सीधा सीधा बात करते हैं BIS क्या है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था BIS पे, बताएं। तो 16 ईयर से 28 फरवरी तक सर, क्या हर साल यह होता है क्या सर? हाँ, हर साल होता है, पखवाड़ा का मतलब यही है, हर साल। अब देखिए BIS, एक बात समझिए आप कि यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड इंडिया में आपको याद रखने हैं, 3 के 4 बता देते हैं हम।
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। एक स्टैंडर्ड है BIS, है ना, BIS को BIS ही लिखा होता है। उसके बाद है हॉलमार्क, सुना होगा आपने, हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क सुना होगा आपने। दूसरा है एग मार्क, एग मार्क, है ना। तो ये जो BIS है, हॉलमार्क है, एग मार्क है, और एक और है FSSAI, ये 3 चीजें हैं, है ना। तो ISI मार्क भी तो होता है। हाँ, एक IS मार्क, हाँ IS मार्क भी होता है, SIS नहीं, ISI, ठीक है। तो देखिए ये 3-4-5 मार्क हैं, इनमें सब में डिफरेंस समझना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हॉलमार्क्स है ये मोस्टली ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉलमार्क किसके लिए? ज्वेलरी के लिए। हॉलमार्क यानी जो वस्तुएं बहुत कॉस्टली हैं या जिनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बात समझिएगा, जिनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड का कॉस्ट, अगर गोल्ड का जो कैरेट है वो प्योर है, तो वो इंडिया में, USA में, कहीं भी कंट्री में उसका इंटरनेशनल कॉस्ट है गोल्ड का। तो जब हम इंटरनेशनल कॉस्ट वाली चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं तो हॉलमार्क लगाते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्शन पर, ठीक है। हॉलमार्क, इनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय हो। और BIS का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? जो that use the material human being in the daily and domestic base, एक ऐसा मटेरियल, ये ऐसा उत्पाद जो भारतीय उत्पाद जो भारतीय दैनिक उपयोग में लाता है, दैनिक उपयोग में, है ना, दैनिक उपयोग में जो भारतीय प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स को लाता है डेली उपयोग में, तो उसको BIS मार्क दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पाइप है ना, या गैस सिलेंडर है, या कुछ भी ऐसी वस्तुएं जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उन्हें BIS मार्क दिया जाता है। मान लीजिए हमने गैस सिलेंडर बनाए हैं, या हमने कोई पाइपलाइन बनाई है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं सेल के लिए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट BIS द्वारा सर्टिफाइड है या नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन, इसका हिंदी क्या होती है? भारतीय मानक, ऐसा कुछ है ना। तो BIS को जो घरेलू वस्तुएं हैं, घरेलू उत्पाद है, उन पे लगाया जाता है जो हम डेली यूज करते हैं। समझ गए हमारी बात? आप कोई भी प्रोडक्शन अपने घर में बना के सीधे मार्केट में नहीं ला जा सकते। मतलब आपने कोई गैस सेंटर बनाया है ना, अपनी तरफ से बना रहे हैं गैस सेंटर, आपने फैक्ट्री खोल ली, उस गैस सेंटर को मार्केट में लाने से पहले आपको BIS प्रूफ करना होगा कि वो उस लेवल पर सही है कि नहीं। और BIS प्रूफ करता है कि जो आप जिन लोगों को देने जा रहे हो, क्या वो उनके लिए डेंजरस तो नहीं है, उनके लिए खतरा तो नहीं है, उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए BIS मार्क दिया जाता है। क्लियर हुआ? जैसे फैन है, ठीक है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें एग मार्क। एग मार्क का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ग्रेप्स हैं, है ना, जैसे ग्रेप्स हैं, अगर कश्मीर से या फिर साउथ इंडिया से कहीं से भी पैकेजिंग आता है ग्रेप्स का, तो उसपे एग मार्क बना होता है, एग मार्क्स। ये सारे के सारे ये सर्टिफिकेशन है, ये भी ध्यान रखना, ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन है किसके लिए? कंपनीज के लिए, और ऐसी प्रोडक्ट्स जो पब्लिक में जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अंगूर का है, अंगूर पे आता है, और भी कई एग्रो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो मार्केट में सेल के लिए जा रहे हैं। सर तो एग्रो जूस होते हैं, उनमें लग के आता है ना एक तरह से। हाँ, जो भी कंज्यूम के लिए चीजें होती हैं और जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं,
जो कंजप्शन की, जो मतलब उपभोग के लिए है, और जो कृषि उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, तो कृषि उत्पाद से जो भी संबंधित है, कृषि उत्पाद से, उसमें एग्रो मार्क लगा होता है, एग्रो मार्क। और एग्रो मार्क का मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका दो माना जाता है, दो स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेब है ना, एप्पल है, एप्पल हमने अपने बाग में की है और एप्पल को हमें सेल करना है। ठीक है, तो जो एप्पल की जो हम पैकेजिंग करेंगे वो एग मार्क होना चाहिए उस पर लगा हुआ। एग मार्क का रीजन, तो दो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। पहला ये कि जो हम एप्पल लोगों को सर्व करने जा रहे हैं, जो एप्पल लोगों को सर्व करने जा रहे हैं, क्या वो उनके हेल्थ के लिए निगेटिव तो नहीं है? जो हम सेब देने जा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो हम चीज देने जा रहे हैं क्या वो डिकम्पोजेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने पैकेजिंग कुछ इस तरह से की है कि सेब के अलावा सारा ही हार्मफुल है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो पैकेजिंग होती है वो कागज में आती है, प्लास्टिक का यूज बहुत कम होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि दो चीजें ध्यान रखी जाती हैं, एक तो जो आप दे रहे हो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, और दूसरा जो आप पैकेजिंग कर रहे हो वो डिकम्पोजेबल हो, यानी वो जिसमें आप दे रहे हो वो अपघटित हो जाए, ऐसा ना हो पर्यावरण को हानि पहुंचाए, पूरा प्लास्टिक का बना दो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एग मार्क आता है। एग मार्क पता है, एक और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह के हैं, और इस पे तो पता ही है ये FSSAI, इस पे कई बार हमने बात की है, और इस पे लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था 18-19 में, इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट पैकेजिंग वाले हैं, उन पे सब पे होता है। अगर आप चिप्स की फैक्ट्री बना रहे हैं, आप अपने घर पे कोई चिप्स की फैक्ट्री बना रहे हैं और चिप्स पैकेजिंग कर रहे हैं, मान लीजिए चिप्स है या नमकीन है, कोई भी ऐसी चीज जो हम मार्केट में लोगों को बेचने जा रहे हैं खाने के लिए, तो उसके लिए आपको ये FSSAI का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। सेम चीज है यहाँ पे। आपने मान लीजिए मैगी बनाई, आपने मान लीजिए चिप्स बनाए, आपने नमकीन बनाई, आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सामने वाले ह्यूमन बॉडी को कहीं हेल्थ के लिए खराब तो नहीं है। अगर उसमें जो कंटेंट आपने डाला है, मान लीजिए टेस्ट के लिए आपने कुछ ऐसा यूज किया है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो क्या करेगा, वो सर्टिफाई नहीं करेगा, इसको सर्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वहां भी लिखा होता है, आप पानी लेते हैं वहां भी होता है, आप नमकीन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं खाने का, आप देखना ब्रैकेट में ये FSI प्रमाणित होगा। ठीक है, और ये ISI का मतलब क्या है बताएं? ISI जो है वो मोस्टली इंडिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उन पर लग के आता है। इंडिया में इंडस्ट्रियल मटेरियल, यानी जो ज्वेलरी के अलावा, जैसे हमने क्या, हॉलमार्क मोस्टली ज्वेलरी में आता है, और ज्वेलरी के अलावा जो पदार्थ, जो भी इस्पात होते हैं, लोहा है, तो उसमें ISI का मार्क आता है। बस सिंपल सा समझ लेना कि ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क्स है और बाकी प्रोडक्शन के लिए ISI मार्क्स है। तो इनके बारे में चाहे तो और देख लेना, बस दो ही चीजें समझना है कि ये किस किस प्रोडक्ट्स पे यूज होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम में यूपीएससी में। तो हम बात कर रहे थे BIS की, तो BIS बॉडी है जो, अच्छा एक बात बताइए आप, चलिए हम इसी की बात कर लेते हैं, आपके माइंड का टेस्ट लेते हैं। जो BIS है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, बता सकते हैं? किस मिनिस्ट्री में होगा ये? ऑप्शन देते हैं हम आपको, ठीक है?
ए में एग्रीकल्चर एंड बी कॉमर्स एंड सी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड डी कंज्यूमर मिनिस्ट्री। बता सकते हैं? सर कंज्यूमर में आता हुआ। यस, कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर, यस, समझ गए मेरी बात। तो कभी ये मत सोचना कि ये मतलब BIS मार्क्स कॉमर्स में आएगा, वाणिज्य मंत्रालय में आएगा या वित्त मंत्रालय में आएगा, ये एग्रीकल्चर में आएगा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर के लिए है, तो कंज्यूमर एंड अफेयर्स तो लिख लीजिए कि किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये था, ठीक है। क्या क्या है? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस मंत्रालय के अंदर में आता है। दो चीजें आपको होंगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दूसरा है कंज्यूमर। तो ये है, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, लास्ट ईयर पूछा भी है इसी तरह कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज है, और ये इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1986 में हुआ है, ठीक है, 1986। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। तो मिल्क पाउडर, ड्रिंकिंग वाटर, सिलेंडर, ये सब पे लगकर आता है। अच्छा, डेट लिखाने का पर्पस क्या है हमारा, बता सकते हैं कुछ? डेट लिखाने का क्या पर्पस है? एक बार अभी लास्ट 2021 में 2020 में क्वेश्चन आया था कि जो PNG है ना, या जो नेचुरल गैसेस हैं, उसमें क्वेश्चन आया था कि नेचुरल गैसेस को ऑथेंटिफिकेशन के लिए या रेगुलेशन के लिए पहली बार 2004 या 5 में रेगुलेशन बनाया गया था। हाँ, समझिएगा, ये 2020 का क्वेश्चन है UPSC का, ठीक है। जो नेचुरल गैस है उसके लिए पहली बार 2004 में किसी अथॉरिटी का नाम लिया था, रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी 2005 में या 6 में। लेकिन इससे पहले एक अथॉरिटी और उसके लिए बनी थी 1985 में। तो क्वेश्चन सेंटेंस ये था UPSC का कि नेचुरल गैस को लेकर भारत में पहली बार 2005 या 6 में ये अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक। ये क्वेश्चन था UPSC का लाइन में। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कि कंज्यूमर को लेकर भारत सरकार 1950 से लेकर मानक निर्धारित कर रही है या करती चली आ रही है, तो वो सेंटेंस गलत होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस डेट के दिखाने का पर्पस ये है, आपको सिर्फ ये समझना है 27 जून को कैसे एग्जाम में क्रैक करना है, कैसे चीजें एग्जाम UPSC से रिलेटेड हैं। मतलब ऐसा नहीं है फैक्ट है, वो सीधे उन्होंने दे दिया कि भारत सरकार कंज्यूमर को लेके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 1951 से फिक्स करती चली आ रही है ना। तो ये गलत हो जाएगा, 1951 से नहीं, 1950 से भी नहीं, 1947 से भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? या सीधे बोलेगा कि जो फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट कब हुआ है? 2013 में। तो बोलेगा कि भारत में पहली बार 2030 से लेकर कंज्यूमर को लेके बात हुई है। तो कुछ भी दे सकता है, अगर आपको डेट याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान रहे
कि पहली बार 2013 में नहीं हुआ और कंज्यूमर को लेके 1950 से नहीं चला आ रहा चीजें, 86 में शुरू हुई है। क्यों ये मैं कब डिस्कस कर पा रहा हूं आपके साथ, जब मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बाकी तो है ही। समझ में आ रही बातें? यस, आवाज आ रही है सबको? एकनाथ समझ में आ रहा है? इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? ठीक है, गुड। तो बस इतना समझना है, हम यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लिखते हैं जो जिसका कोई मतलब ना हो। ठीक। अब हो सकता है वो हेडक्वार्टर को लेके दे दे, वैसे इतना तो नहीं घुमाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए, आप 365 डेज 200 क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ाई करते हो। सॉरी, 100 क्वेश्चन, 200 भी नहीं, 365 डेज आप 100 क्वेश्चन को करने को तैयारी करते हो, सॉल्व करने को। और यूपीएससी 365 डेज 100 क्वेश्चन की तैयारी करता है। समझ रहे मेरी बात? तो कहाँ मिस्टेक कराना है उसको, कहाँ रिफाइन करना है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा है। 10 लाख में 12,000 आते हैं, बहुत बड़ा उसका एक कहते हैं चलनी है, वो निकाल के फेंक देगा आपको, किसी को भी। तो वो 1 साल लगाता है 100 क्वेश्चन बनाने में, और आपको 2 घंटे के अंदर वो करवाता है। आप सोच लीजिए, वो ज्यादा ताकतवर है कि आप। तो ये था आपका BIS। ठीक है, और नेक्स्ट एक टॉपिक और है यहाँ पे। आज एक बात हुई है, भूमि। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक है यहाँ पे, शायद आपने देखा होगा इसको, किंग भूमि बोल अवार्ड, भूमि बोल अवार्ड। ठीक है, अवार्ड 2020 सॉइल डे, ठीक, या सॉइल डे अवार्ड, हाँ, सॉइल डे 2020। ठीक है, हाँ यही है शायद, यस 2020। तो ये एक अवार्ड है जो मिला है। तो पहली बात, ये किंग भूमि बोल अवार्ड सीधे पूछेगा किसने दिया है ना? तो कौन देता है ये अवार्ड को और किस लिए देता है। ठीक है, तो ये है, हिंदी में लिख लीजिए, किंग भूमि बोल अवार्ड, है ना, अवार्ड, मृदा दिवस 2020। तो ये अवार्ड है। ठीक है, अब ये दिया जाता है FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां पर है? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधी सी बात है, हाँ, ये अगर सीधे पूछेगा किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो ये किया जाता है अनाउंस्ड बाय FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि संगठन। ये कई बार स्टेट वगैरह पूछा जाता है कि FAO क्या है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये रोम में है, फ्रांस में। ठीक है, रोम, ये जान लीजिए, ये रोम में है, पेरिस में। हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है, रोम। तो पहली बात पूछेगा, किंग भूमि बोल अवार्ड सॉइल डे 2020 कौन अनाउंस करता है, कौन देता है? तो वो देता है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कहां पर है? रोम में है। अब इंडिया इसका मेंबर है। अब देखो,
अभी ये 2000 क्यों दिया जाता है उस पर समझना है। काफी पहले देखते हैं किसको दिया जाता है, ये समझ लेते हैं किसको दिया गया इस बार। ये दिया गया ICAR को। ICAR क्या मतलब है इसका? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, लिख लीजिए उसको ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, परिषद। तो ये ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये दिल्ली में है। ठीक है, जो भी एग्रो रिसर्च होते हैं, जो भी एग्रो रिसर्च होते हैं इसी से रिलेटेड हैं, तो इसको ये अवार्ड दिया गया इस बार का। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया है कि किंग भूमिबोल अवार्ड सॉइल डे 2020 हु प्रोवाइड, तो अनाउंस बाय द FAO. Okay, the first prize India has a gate ICAR. What is the ICAR? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कहां पर है ये? दिल्ली में है। इसका काम क्या है? काम क्या है कि अब समझिए, कृषि अनुसंधान है ना, यानी कृषि से संबंधित जुड़े जो भी रिसर्च कार्य होते हैं वो सब इससे किए जाते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अवार्ड, कि ये क्यों दिया जाता है। ठीक है, जहां तक आपको पता ही होगा ये कि सॉइल से रिलेटेड है तो क्या हो सकता है। ठीक है, सॉइल से रिलेटेड है तो ये क्या हो सकता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख लीजिए एक बार, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखो, ध्यान रखना है कि मिट्टी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहला, अगर देखो, अगर हम यहीं पे छोड़ दें तब भी आप लिख सकते हो कि सॉइल की दो प्रॉब्लम है। पहला कि सॉइल बना रहे, मतलब सॉइल इरोजन ना हो, पहला। दूसरा है कि सॉइल जो हो वो हेल्दी हो। मेरी बात समझ रहे हैं? सॉइल हो वो हेल्दी हो, तो दो ही चीजों पे किया गया होगा, देख लेते हैं। पहला इसमें सॉइल हेल्थ अवेयरनेस, सॉइल हेल्थ अवेयरनेस। मेरी बात समझ गए आप? अवेयरनेस यानी कि जो मृदा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, यानी लोगों को ये बताना है कि मृदा क्या है। ठीक है, मृदा में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, भाई मृदा को बचाना है, मृदा में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लगाना, मृदा में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं लगाना। अभी आज ही मैं देख रहा था, यहाँ पे पता क्या होता है, ये हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे हम लोगों सबके साथ ऐसा हो रहा है। घर में बच्चा देख के आता है कि गंगा जी शंकर जी के चोटी से निकल रही है, घर में बच्चा पूरा देख के आया, घंटी बजा के आया, प्रसाद खा के आया और देख के आया कि देखो भैया शंकर जी की जटा से गंगा निकल रही है। अब स्कूल में आता है तो टीचर बताते हैं नहीं, गंगा हिमालय से निकल रही है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, किसकी बात माने? उसकी जिसने पैदा किया, है ना, और फिर बोलते हैं बड़ों की बात मानो। आज के पेपर में है, पेपर में नहीं सॉरी, AIR न्यूज में दिया हुआ है कि हरियाणा में ड्रोन से पेस्टिसाइड अलाउ कर दिया गया है, अभी नवंबर में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट ईयर ड्रोन से क्वेश्चन आया था, ड्रोन। तो ड्रोन से पेस्टिसाइड यानी ड्रोन का यूज एग्रीकल्चर में इंडिया में अलाउ कर दिया गया। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि सॉइल को हेल्दी रखना है, पेस्टिसाइड फ्री रखना है, दूसरा चीज हम लोग
उसको बढ़ावा भी देते चले आ रहे हैं। जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा प्लास्टिक पार्क वाला, एक तरफ से बोल रहे हैं प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को पॉलीथीन को बैन करना है, और दूसरी तरफ पार्क बना रहे हो। तो ये सब चीजें बड़ा डिस्टर्ब कर देती कभी कभी, इनको बीच का रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। आज के देखना AIR न्यूज में दिया हुआ है कि हरियाणा और पंजाब में ये भारत सरकार 2021 नवंबर में शायद 15 डेज के लिए अलाउ करने जा रही है पेस्टिसाइड ड्रोन के थ्रू। मतलब आप पेस्टिसाइड को और बढ़ावा दे रहे हो और एक तरफ से कह रहे हो पेस्टिसाइड को नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि हेल्थ सॉइल अवेयरनेस, यानी मृदा के स्वास्थ्य के बारे में बताना। दूसरा है हाँ स्टॉप सॉइल इरोजन, मैंने बोला ना था स्टॉप सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन को रोकना। दूसरा उसमें इसका जो अवार्ड का थीम था सेव आवर फ्यूचर ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो सेव आवर अर्थ, सेव आवर फ्यूचर, इसका जो थीम था सेव आवर फ्यूचर था। ठीक, ये चीजें हैं सेव आवर फ्यूचर। तो दो इसके ऑब्जेक्टिव है और ये इसका थीम था, यानी सॉइल जो है, सॉइल इज कंसीडर इज आवर फ्यूचर। ठीक है, सॉइल को एक फ्यूचर की तरह कंसीडर किया गया। तो उसमें क्या बोला गया है कि सॉइल आवर मदर अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट और चीज बोली गई है सॉइल आवर मदर अर्थ, मदर अर्थ। ये है, जब भी आपको लगे तो समझ लेना कि यहां से क्वेश्चन सॉइल कंजर्वेशन भी बन सकता है, सीधा सा पॉइंट है सॉइल कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन में दो ही चीजें शामिल होती हैं, ध्यान रखना, कंजर्वेशन दो ही चीजें शामिल होती हैं कि कंट्रोल सॉइल इरोजन, ओके, सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक है, एंड कंट्रोल प्रोडक्टिविटी, यानी सेव प्रोडक्टिविटी, है ना, सेव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आने वाले दिनों में कि सॉइल के साथ क्या है। सॉइल कंट्रोल द सॉइल इरोजन, मृदा को अपरदन होने से रोकना है। सेकंड, कंट्रोल पॉल्यूशन, मृदा को प्रदूषित होने से रोकना है। नेक्स्ट इसी में है सेव प्रोडक्टिविटी, यानी जो मृदा की उपजाऊपन है उसको रोकना है, बचाना है, उसको बचा के रखना है। तो यही सारी चीजें थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि क्या है, बताएं। अब आज शायद मैंने क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सीधा पूछेगा किंग भूमि बोल अवार्ड क्या है, तो किंग भूमि बोल सॉइल अवार्ड किसको दिया गया है? ICAR को। और कौन किसने दिया है? FAO ने। क्यों दिया गया है? कंट्रोल पॉल्यूशन, कंजर्व सॉइल एंड सेव सॉइल प्रोडक्टिविटी, तीन बातों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बताएं? अफरोज, अल्ताफ, एकनाथ, MD अंश, क्या लिखा है? अंशुर रहमान, नाजुका, सचिन, सौरभ, स्वप्निल, बताएं। नो सर। ठीक है, अभी टाइम अब कम है क्योंकि टाइमिंग इसका 6:45 है, तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए हम लोग अभी डिजिट एक EPSC में इस बार लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा है,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमने क्या बोला था कि जो चीजें फ्यूचर में चर्चा में होने वाली यूपीएससी पूछ लेता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी क्या हुआ है कि महात्मा गांधी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है महात्मा गांधी से कुछ भी, और क्वेश्चन आपका बन सकता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कुछ भी। ठीक है, तो कल हम लोग महात्मा गांधी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कल हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, कल के लिए हेडिंग डाल दीजिए असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, हमने तो खैर एक दो नजर ही देखा, द हिंदू देख पाए हम पेपर, उसमें क्या दिया हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ आज के? नहीं दिया हुआ है ना? किस पे दिया हुआ है कि है ना? तो ये चीजें कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे टॉपिक को, और क्लास आपकी 6:45 से ही होगी। ठीक है, यहाँ पे रोक सकते हैं क्लास को? यस सर।